प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। ठीक, तो सबसे पहली बात तो आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है। नेक्स्ट, इसको हम जब प्रिपेयर करते हैं तो प्रिपेयर करते हैं हम इसे फ्रॉम पायरोलुसाइट ओर, सॉरी फ्रॉम आयरन क्रोमाइट, या फिर हम बोलते हैं क्रोमाइट ओर। तो हम इसको प्रिपेयर करते हैं किस ओर से, क्रोमाइट ओर से। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि K2Cr2O7 को किससे प्रिपेयर किया जाता है, फ्रॉम क्रोमाइट ओर। और क्रोमाइट ओर में कौन सा होता है, आयरन क्रोमाइट। आयरन क्रोमाइट का फॉर्मूला होता है FeCr2O4, या फिर आप इसे कैसे लिख सकते हो, FeO.Cr2O3। ठीक, तो हम क्या करेंगे, K2Cr2O7 को FeCr2O4 से प्रिपेयर करेंगे। ठीक, तो अगर आप इसको प्रिपेयर करते हो तो सबसे पहले स्टेप 1 में जब हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो FeCr2O4 को ट्रीट किया जाता है Na2CO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो अगर आप इसमें सोडियम कार्बोनेट एयर की प्रेजेंस में रखते हो तो होता क्या है, ये जो सोडियम है ये आयरन क्रोमेट है, ये Cr2O4 को हम क्रोमेट बोलते हैं। ठीक, अब आयरन क्रोमेट जब सोडियम कार्बोनेट के कांटेक्ट में आता है तो यहाँ से आयरन हट जाता है और इसकी जगह क्या आ जाता है, सोडियम। तो आयरन क्रोमेट से ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम क्रोमेट में, Na2Cr O4। नेक्स्ट यहाँ पे जो Na2CO3 है इसमें कार्बोनेट है ना, ये कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। दूसरा, अभी आयरन भी है ऑक्सीजन भी है, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, Fe2O3। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, सबसे पहले आयरन क्रोमाइड ओर लेते हैं, इसको किसी बेस के साथ ट्रीट करते हैं, जैसे आप NaOH ले सकते हो, सोडियम कार्बोनेट ले सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो सबसे पहले ये जो आयरन क्रोमेट है ये सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सोडियम क्रोमेट। आयरन ने Fe2O3 बना लिया और कार्बोनेट से क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, अगर ये इसमें बन भी जाएगी तो इवॉल्व हो जाएगी। बचे हमारे पास दो, एक तो सोडियम क्रोमेट और दूसरा Fe2O3। इन दोनों की सॉल्युबिलिटी पानी में अलग अलग होती है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी दोनों को अलग कर लिया जाता है। जैसे अगर आप वाटर के अंदर इन दोनों को ऐड करो, पानी गर्म करो, तो पानी जब गर्म करोगे सोडियम क्रोमेट की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, आयरन ऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो क्योंकि ये कम सॉल्युबल हुआ है तो जब आप ठंडा करोगे पानी को तो हम देखेंगे Fe2O3 ना बाहर निकलने लगेगा उसमें। जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है वो पानी में घुला हुआ रहता है, और जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है वो कूल डाउन करने पे क्या होता है, सेपरेट होना शुरू हो जाता है। तो हम फिल्टर करके Fe2O3 को अलग कर सकते हैं और Na2CrO4 को अलग कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने Na2CrO4 बनाया। अब ये Na2CrO4 को हम ट्रीट करवाएंगे विद सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम क्रोमेट ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब आप इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हो तो ये जो सोडियम क्रोमेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम डाइक्रोमेट में। ठीक, ये Na2CrO4 था, वो बना Na2Cr2O7, ये डाइक्रोमेट है। ठीक, और यहाँ जो सोडियम है इधर आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, तो सोडियम सल्फेट के साथ मिलकर क्या बनाएगा, Na2SO4, और साथ में यहाँ पे बनेगा वाटर। ठीक, ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, तो आप बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि आप किसके साथ क्या ट्रीट करोगे तो उससे आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सोडियम क्रोमेट बनाया, उसको एसिडिक मीडियम में डाला। जब आप इसे एसिडिक मीडियम में डालोगे तो क्रोमेट से क्या बन जाएगा, डाइक्रोमेट। नेक्स्ट हमारा बनेगा सोडियम सल्फेट और उसके साथ बनेगा वाटर। अब क्योंकि वाटर में ये भी है और ये भी है तो आपको पता है दैट Na2SO4 crystallize out in water as decahydrate। एक कंपाउंड बनता है Na2SO4.10H2O।
तो सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट फॉर्म करता है। तो अगर ये पानी के साथ है तो उस केस में ये 10 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा और पानी में क्या रह जाएगा, Na2Cr2O7। उसकी मदद से आप सोडियम सल्फेट को अलग कर लोगे और सोडियम डाइक्रोमेट को अलग कर लिया जाएगा। While Na2Cr2O7 in water as such। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये सोडियम डाइक्रोमेट में ऐड करते हैं KCl। जब आप इसको KCl के साथ ट्रीट करते हो तो ये डाइक्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट है, KCl डालोगे तो ये क्या बन जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। दूसरा Na जो है वो Cl के साथ रिएक्ट करके NaCl। ठीक, तो यहां से आपका क्या प्रिपेयर हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब इसमें सबसे पहले आपने क्रोमेट बनाया था Na2Cr4, ये क्रोमेट था। फिर आपने क्या बनाया, डाइक्रोमेट। तो पहले जो डाइक्रोमेट बना वो किसका, सोडियम का। सोडियम डाइक्रोमेट से क्या बनेगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इनिशियली ये जो आपका क्रोमेट है, क्रोमेट का कलर होता है येलो और डाइक्रोमेट का कलर होता है कैसा, ऑरेंज। तो आपको याद रखना है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स होते हैं जो सेपरेट आउट कर लिए जाते हैं जब आप ये प्रिपरेशन करते हो तो। ठीक, तो इसका कलर इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, एक तो हम ले रहे हैं Na2Cr4। अगर हम इसको स्प्लिट कर दें, तो ये क्या क्या बनाएगा, एक बनाएगा ये Na+ और दूसरा क्या बनाएगा, ये Cr O4-2। ये कौन सा आयन है, दिस इज कॉल्ड क्रोमेट आयन। अगर आपको स्प्लिटिंग नहीं आती तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको एक मॉलिक्यूल दिया जाए उसे बीच में से स्प्लिट करो, सोडियम के साथ कितना है 2, तो ये किसका चार्ज है, क्रोमेट का। तो हमने इसमें -2 लगा दिया और क्रोमेट के यहाँ तो कुछ दे ही नहीं रखा, मीन्स ये 1 है, तो सोडियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका नंबर इसका चार्ज होता है और इसका नंबर इसका चार्ज होता है। पहले वाला पॉजिटिव, बाद वाला नेगेटिव। इसके बाद आप इसे बैलेंस कर सकते हो, सोडियम कितने हैं यहाँ पे 2, तो ये 2Na+ हो गया और वो Cr O4-2। ठीक, तो ये आपका क्रोमेट आयन है। अब अगर आप यहाँ से डाइक्रोमेट आयन लेते हो तो डाइक्रोमेट क्या है, Na2Cr2O7। अगर आप इसको स्प्लिट करते हो तो इसमें बना है Na+ और दूसरा बनेगा Cr2O7-2। तो ये था क्रोमेट और ये क्या है आपका, डाइक्रोमेट। अब यहाँ पे बैलेंस करते हो तो सोडियम कितने हैं 2, तो ये 2Na+ हो जाएगा। तो प्लस भी कितना है 2, माइनस भी कितना है 2, न्यूट्रलाइज हो गया, बैलेंस है। तो अब यहाँ पे मेजर जो आयंस हैं वो कौन कौन से हैं, क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन। क्रोमेट से हम क्या बनाते हैं, डाइक्रोमेट। क्रोमेट का कलर कैसा होता है और डाइक्रोमेट का ऑरेंज। पोटेशियम डाइक्रोमेट को बनाने के लिए कौन से ओर का यूज करते हैं हम, आयरन क्रोमाइड, जिसका फॉर्मूला FeCr2O4। पहले स्टेप में हम सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन के साथ सोडियम क्रोमेट बनाते हैं, फिर एसिडिक मीडियम में क्रोमेट से क्या बनाते हैं, डाइक्रोमेट, और डाइक्रोमेट में KCl डाल के क्या बनाते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो कि कैसे कलर का होता है, ऑरेंज। ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हो तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में इट इज रेडिली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। कोल्ड वाटर में ये कम घुलता है, हॉट वाटर में ज्यादा घुलता है। और अगर हम इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट होता है हमारा 669 केल्विन। ठीक, नेक्स्ट अगर आप इसको बेस की प्रेजेंस में रखते हो, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट को अगर बेस की प्रेजेंस में रखा जाए तो ये कन्वर्ट हो जाता है क्रोमेट में। जैसे अगर आपके पास यहाँ है K2Cr2O7 और इसको आप रिएक्ट करवाते हो KOH के साथ, तो ये आपको बना के देगा K2Cr O4 और साथ में बनेगा यहाँ पे वाटर। तो हमने डाइक्रोमेट को बेस में डाला तो डाइक्रोमेट किस में बदल गया, क्रोमेट में।
क्रोमेट से डाइक्रोमेट बन सकता है और डाइक्रोमेट से क्रोमेट बन सकता है। तो अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को बेसिक मीडियम में डालोगे तो ये डाइक्रोमेट है, तो इससे क्या बन जाएगा? क्रोमेट। अब अगर आप इसके आयनिक रिएक्शन लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो। जैसे आयनिक में अगर आप सिर्फ यहाँ डाइक्रोमेट एक्सप्लेन कर दो तो डाइक्रोमेट -2 चार्ज आएगा। यहाँ बेस है तो बेस में KOH, के हटा दे तो OH माइनस हो गया, और यहाँ पे क्रोमेट आयन बना तो ये क्या बनेगा? CrO4-2, और साथ में क्या बनेगा हमारा? वाटर। ये इसके आयनिक रिएक्शन है। तो अगर हाफ रिएक्शन लिखनी है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। हाफ रिएक्शन में हम अलग अलग लिखते हैं, ऑक्सीडेशन अलग और रिडक्शन अलग। तो ये आयनिक है जिसमें हमने सिर्फ आयन्स एक्सप्लेन किए हैं, पूरे पूरे सॉल्ट्स एक्सप्लेन नहीं किए। तो ऐसे लिखो दोनों ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप एक्शन विद एसिड लिखते हो तो जैसे आपने डाइक्रोमेट में यहाँ क्या डाला है? बेस, तो इसने क्या बना दिया? क्रोमेट। अगर आप यहाँ पे क्रोमेट को एसिडिक मीडियम में डालते हो तो वो क्या बना देगा? डाइक्रोमेट। तो अगर आपके पास यहाँ सपोज दैट CrO4-2 है, अगर आप इसको एसिडिक मीडियम में डालते हो तो ये क्या बना देगा? Cr2O7-2। इसके बाद अगर आप इसे बैलेंस करते हो तो देखो यहाँ क्रोमियम कितने हैं? 2, यहाँ पे क्रोमियम कितना है? 1, तो इसे 2 कर लेते हैं, एलिमेंट बैलेंस कर लो। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 8, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 7, तो यहाँ पे 1 कम है, तो आप यहाँ पे 1 H2O ऐड कर सकते हो। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर यूज करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं? 2, यहाँ पे 1 H प्लस है तो आप इसे 2H प्लस कर सकते हो। ठीक, तो अगर आपके पास डाइक्रोमेट आयन है, आप उसे बेसिक मीडियम में डालते हो तो वो क्या बनाता है? क्रोमेट आयन। लेकिन अगर आप क्रोमेट आयन को किस में डालते हो? एसिडिक मीडियम में। उसे तो बेस में डाला था हमने, लेकिन क्रोमेट को किस में डाल रहे हैं? एसिडिक में, तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? डाइक्रोमेट। ठीक, तो यहां से हमें एक चीज समझ में आती है कि क्रोमेट और डाइक्रोमेट ये दोनों आयन क्या है? इंटर कन्वर्टेबल है। क्रोमेट से डाइक्रोमेट बन सकता है और डाइक्रोमेट से क्रोमेट बन सकता है। अगर आप इन दोनों को pH 4 पे रखते हो तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर होता है? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। लेकिन अगर आप इस pH को डिस्टर्ब कर दो, जैसे pH 4 से आपने बढ़ा दिया या कम कर दिया, तो फिर सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, फिर डिसबैलेंस हो जाएगा, या तो फॉरवर्ड का रेट बढ़ जाएगा या बैकवर्ड का। तो अभी तक आपको जो याद रखना है, ये दोनों रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, एसिड वाली भी और बेस वाली भी। और ये प्रिपरेशन है आपकी, तो प्रिपरेशन में तो 3 स्टेप है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। एट pH 4 क्रोमेट आयन एंड डाइक्रोमेट आयन आर इन इक्विलिब्रियम। तो pH 4 पे ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो जैसे आपके पास क्रोमेट आयन है, ये है CrO4-2, और डाइक्रोमेट क्या होता है? Cr2O7-2। अगर आप इसके रिएक्शन मेंशन करते हो तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में है किस पे? एट pH 4। अगर हम इसको पूरा प्रॉपरली बैलेंस करें तो Cr2O7 जो है वो वाटर के साथ होता है, और ये pH 4 पे क्या बनाता है? CrO4-2 और 2H+। जैसा अभी हमने वहां पे किया था, तो यहाँ पे 2 क्रोमियम थे, यहाँ भी 2 क्रोमियम कर लो। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ कितने हो गए? 8, यहाँ पे कितने थे? 7, तो हमने 1 H2O ऐड कर दिया। फिर हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ? 2, तो वहां पे 2H प्लस कर दिया। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सपोज करो इफ pH इज ग्रेटर देन 4, अगर आप इस pH को डिस्टर्ब करो और 4 से बढ़ा दो तो 4 पे ही तो इक्विलिब्रियम पे है ये, 4 से ज्यादा या कम करोगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब। अगर आपने 4 से ज्यादा कर दिया pH तो ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा? बेसिक। तो यहाँ अगर आप pH 4 देते हो तो मीडियम कैसा हो गया? बेसिक। और बेसिक मीडियम में हमारे पास क्या लिबरेट होते हैं? OH नेगेटिव आयंस। अगर बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव आयंस आए तो इस रिएक्शन में जो ये H प्लस आयंस हैं, ये H प्लस आयन OH माइनस आयंस के साथ मिलके क्या बना देंगे? H2। तो
तो इस पूरी रिएक्शन में किसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी? H2O की। आ रही है बात समझ? अगर आप pH 4 से ज्यादा कर दो तो सिस्टम हो जाएगा बेसिक, और बेसिक मीडियम होने की वजह से जो यहाँ H+ आयंस है वो बेसिक आयंस के साथ कन्वर्ट होकर न्यूट्रल हो जाएंगे, तो मतलब H+ OH- के साथ मिलके H2O बनाएगा, और अगर इसने H2O बनाया तो इसकी कंसंट्रेशन तो कम हो गई क्योंकि ये तो कंज्यूम होता जा रहा है, तो किसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी? H2O की बढ़ जाएगी। अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई तो आपने ली चैटलियर प्रिंसिपल में क्या पढ़ा है कि कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो और अगर उस इक्विलिब्रियम रिएक्शन में हम किसी भी स्पीशीज का कंसंट्रेशन बढ़ा दें या घटा दें तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, फिर वो अपने आप को दोबारा इक्विलिब्रियम स्टेट में लाने के लिए या तो फॉरवर्ड की तरफ जाता है या बैकवर्ड की तरफ। तो अगर आपका H2O का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, अगर ये दोबारा से इसे बैलेंस करना चाहता है तो ये H2O की कंसंट्रेशन जो बढ़ी हुई है उसे क्या करेगा? कम। अब ये कम होगी कैसे? अगर ये फॉरवर्ड भागता जाए, मतलब H2O ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम हो तो H2O की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, और H2O ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कैसे होगा? जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे? क्रोमेट आयन। तो उस केस में हम ऑब्जर्व करेंगे कि अगर मीडियम आपका बेसिक है तो H2O की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और रिएक्शन किस डायरेक्शन में भागना स्टार्ट कर देगी? फॉरवर्ड। फिर आपका फॉरवर्ड का रेट ज्यादा होगा और बैकवर्ड का रेट कम होगा, मतलब उस रिएक्शन में क्रोमेट आयंस आपके ज्यादा बनेंगे और डाइक्रोमेट आयन कम बनेंगे। लेकिन अगर सेम यही pH आपका ग्रेटर देन 4 के बजाय लेस देन 4 हो जाए तो लेस देन 4 में बेसिक मीडियम के बजाय मीडियम कैसा हो गया? एसिडिक। अगर ये मीडियम एसिडिक हो गया तो मतलब H+ आयंस देगा ही, तो एसिडिक मीडियम में होता क्या है? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ी तो सिस्टम इसकी कंसंट्रेशन को क्या करना चाहेगा? कम। अगर ये कम करना चाहेगा तो रिएक्शन को किस डायरेक्शन में भेजेगा? बैकवर्ड। अगर ये बैकवर्ड गया तो क्या बनेगा? डाइक्रोमेट। तो यानी कि अगर pH 4 है तो बैकवर्ड का रेट ज्यादा होगा, सॉरी, अगर pH 4 से कम है तो बैकवर्ड का रेट ज्यादा है, और pH 4 से ज्यादा है तो किसका रेट ज्यादा है? फॉरवर्ड का। मतलब इन दोनों ही केसेस में एक चीज ज्यादा मात्रा में बनेगी, या तो क्रोमेट या फिर डाइक्रोमेट। लेकिन अगर pH 4 है तो दोनों का रेट बराबर होगा, जितने रेट से वो बनेगा उतने ही रेट से ये बनेगा। तो अगर आपका एसिडिक मीडियम है तो फिर किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी? डाइक्रोमेट आयन। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछते हैं कि क्या क्रोमेट और डाइक्रोमेट इंटरकन्वर्टेबल है या नहीं, तो है, लेकिन pH 4 पे इक्विलिब्रियम पे होगा। अगर आप 4 से कम या ज्यादा करते हो तो फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, और या तो फॉरवर्ड का रेट ज्यादा होगा या बैकवर्ड का। बेसिक मीडियम में किसका रेट ज्यादा है? फॉरवर्ड का, और एसिडिक मीडियम में बैकवर्ड का। इसीलिए एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट और बेसिक मीडियम में क्रोमेट। क्लियर? नेक्स्ट इसी के अंदर आता है एक्शन विद कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पे अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हो तो दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो कोल्ड होगा या हॉट सल्फ्यूरिक एसिड होगा। तो कोल्ड और हॉट में दोनों में अलग अलग तरीके से रिएक्शंस होंगी। जैसे आपका ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, आप इसके अंदर H2SO4 डालो तो यहाँ ये बनाएगा एक पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट KHSO4। पोटेशियम है, यहाँ से एक HSO4 ले लिया इसने, KHSO4 बना दिया, और एक बनेगा आपका CrO3, इसे हम बोलते हैं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, या फिर इसे दूसरी भाषा में क्रोमिक एनहाइड्राइड भी बोला जाता है। तो आप इसे बोलोगे क्या? क्रोमिक एनहाइड्राइड, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, और साथ में लिबरेट करेगा ये वाटर। तो ये कोल्ड H2SO4 के साथ जो रिएक्शन करता है उसमें मेन प्रोडक्ट क्या होता है? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड या क्रोमिक एनहाइड्राइड, जो एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, तो K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में एक कंपाउंड जनरेट करता है जो किसकी तरह बिहेव करे?
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ठीक, नेक्स्ट अगर आप इसी में कोल्ड H2SO4 के बजाय हॉट H2SO4 यूज करो, तो ये आपका K2Cr2O7, ये आपने इसमें ऐड किया H2SO4, तो ये जो प्रोडक्ट बनाएगा वो क्या बनाएगा, K2SO4, एक ये बनाएगा Cr2SO4 होल थ्राइस, एक बनाएगा H2O और प्रोड्यूस करेगा फ्री ऑक्सीजन। तो अभी इसके ये देखो रिएक्शन तो दोनों सेम है, बस वो कोल्ड है या हॉट है, तो इसलिए इसके प्रोडक्ट्स अलग है, उसके अलग है। तो कोल्ड मीडियम में क्रोमिक एनहाइड्राइड बना था, लेकिन अगर आप हॉट H2SO4 लेते हो तो उस केस में देखो पोटेशियम है, आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो पहले बनेगा पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम अगर इसके साथ रिएक्ट करता है तो बनेगा क्रोमियम सल्फेट, तो पोटेशियम क्रोमियम तो कंज्यूम, बचा क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हमारा क्या बनेगा, एक वाटर, और साथ में लिबरेट करेगा ये फ्री फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। जैसे आप ऑक्सीजन लिखते हो किसी भी रिएक्शन में तो क्या लिखते हो, O2 लिखते हो ना, लेकिन इसे यहाँ पे हमने ऐसे सिर्फ O लिखा है, तो ये सिर्फ O रिप्रेजेंट करता है, दिस इज नेसेंट फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, नेसेंट फॉर्म मींस फ्री फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, तो ये फ्री ऑक्सीजन से लिबरेट करता है यहाँ से। अगर आप उस टाइम इसको किसी दूसरी बॉडी के साथ रिएक्ट कर दो, जैसे हमें ये पता है कि अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को एसिडिक मीडियम में रखते हैं तो वो फ्री ऑक्सीजन रिलीज करता है, और ऑक्सीजन एक तरह का क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अगर आप इसको एसिडिक मीडियम में रखो और किसी दूसरी बॉडी के साथ रिएक्ट करो तो पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये क्या रिलीज कर रहा है, ऑक्सीजन, तो इसके साथ जो भी बॉडी होगी वो क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज, और इटसेल्फ ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो ये याद रखो कि पोटेशियम डाइक्रोमेट इटसेल्फ एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम रिएक्शंस करते हैं और हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होती है तो हम K2Cr2O7 का ही यूज करते हैं। तो इसमें ये रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे आयनिक फॉर्म में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, जैसे ये K2Cr2O7 है, तो यहाँ पे K2Cr2O7 में से आप डाइक्रोमेट आयन ले लो, डाइक्रोमेट आयन किसके साथ कांटेक्ट में, एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम में आप क्या लिख सकते हो, H+, और यहाँ पे ये जो डाइक्रोमेट था ये एग्जैक्टली क्रोमियम सल्फेट बन गया, और अगर ये क्रोमियम सल्फेट बना तो क्रोमियम पे चार्ज कितना आएगा, +3, जैसे अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूं तो क्रोमियम +3 तो आएगा, तो इसने क्या बना दिया यहाँ से, Cr+3। ठीक, अब ये हाफ रिएक्शन है, मतलब मेजर काम इसके अंदर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो देखो कितना आएगा, पोटेशियम का 1 होता है, क्रोमियम का X ले लो, ऑक्सीजन का -2, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 2 + 2x माइनस कितना आ गया, 14 = 0, x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 6, तो यहाँ जो क्रोमियम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 6, लेकिन ये चेंज हो गया किसमें, ये क्रोमियम सल्फेट बना दिया इसने, और यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्रोमियम का कितना आएगा, +3, तो यहाँ एक क्रोमियम का 6 है और वहां पे एक क्रोमियम का 3 है, तो 6 से 3 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, रिड्यूस, यानी ये एक वो कंपाउंड है जिसने दूसरी बॉडी को तो ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद क्या हो गया, ये रिड्यूस, और इसमें जो रिडक्शन के लिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको आप क्रोमियम की तरफ से शो कर सकते हो कि क्रोमियम जो है वो रिड्यूस हुआ है, क्योंकि क्रोमियम 6 से किस में चला गया, 3 में, तो जो मेजर चेंजेस आए हैं वो किस में आए हैं, क्रोमियम में आए, इसलिए हम क्रोमियम को मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आप इस रिएक्शन को इस पैटर्न में लिख के दिखाते हो तो हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, 6, और यहाँ पे आके हो गया उसका 3। अगर आप इस रिएक्शन को पूरी तरह से बैलेंस करो तो कैसे करोगे, ये देखो, जैसे आप यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 6 निकाल रहे हो, ये 1 क्रोमियम का है कि 2 क्रोमियम का है, 1, क्योंकि आप x की वैल्यू निकालते हो ना, 2x की वैल्यू थोड़ी निकालते हो, आ रही है बात, तो यहाँ 1 क्रोमियम का 6 है, वहां पे 1 क्रोमियम का 3। सबसे पहले तो आप एलिमेंट बैलेंस करो, क्रोमियम यहाँ 2 है वहां 1, तो 2 कर लेते हैं, तो अगर यहाँ 1 क्रोमियम का 6 है तो 2 क्रोमियम का कितना होगा, 12, वहां पे 2 क्रोमियम का 6,
तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 12 है और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 6 है, तो ये 12 है और ये 6 है। तो आप इन दोनों को करोगे अब इक्वल। तो अगर हमें इक्वल करना है तो आप इस साइड कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे? 6। भाई 12 तो ये है ही, अगर आप इसमें 6 ऐड कर दो तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने का मतलब 6 चार्ज कम हो गया, तो 12 में से 6 कितना बचा? 6। तो ये भी 6 हो गया, वो भी 6 हो गया। एलिमेंट तो बैलेंस था ही, चार्ज भी बैलेंस हो गया आपका। अब यहाँ पे आप करोगे ऑक्सीजन बैलेंस। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 7, वहां पे एक भी नहीं है, तो आप यहाँ पे ऐड करो कितने? 7H2O। अब 7H2O में ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, 7 हो गया। हाइड्रोजन अब इधर कितना हो गया? 14, और यहाँ पे हाइड्रोजन है केवल 1, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ का यूज किया जाता है। तो आप इधर कितने H+ और जोड़ोगे? 13, एक तो है ही यहाँ पे, और टोटल हमें कितने चाहिए? 14, तो आप इसी को डायरेक्टली 14 कर दो, तो ये हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया आपका। तो अगर आप इस रिएक्शन को लिखते हो तो आप क्या लिखोगे? Cr2O7-2 6 इलेक्ट्रॉन लेता है, 14H+ आयन, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? Cr+3 + 7H2O। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अगर आपको बोला जाए कि पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में है तो ये किस में कन्वर्ट होगा? क्रोमियम सल्फेट में, जिसमें से कि क्रोमियम पे चार्ज कितना आता है? +3। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। अच्छा, तो अगर आप इसकी रिएक्शंस लिखते हो तो जैसे ये खुद तो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन मैं इसी रिएक्शन में Cr2O7 को किसी दूसरी बॉडी के साथ ट्रीट करवा दूं। जैसे सपोज करो आपको रिएक्शन दी गई Cr2O7-2, इसको आप I- के साथ रखते हो H+। अब आपको इसे कंप्लीट करना है, तो आप देखो डाइक्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में, जब डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में होता है तो ये क्या बनाता है? Cr+3, ये तो बनेगा, तो वो इटसेल्फ रिड्यूस हो गया। तो उसके साथ जो दूसरी बॉडी है उसे क्या करेगा? वो ऑक्सीडाइज। तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है? -1, I- है ना, तो क्योंकि इसका -1 है, अगर आप इसे ऑक्सीडाइज करते हो तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 से बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो -1 से आप 0 करो, 1 करो, 2 करो, आपको इंक्रीज करना है। तो आप यहाँ पे I- को कहां लेके जाओगे कि ये बढ़ जाए इसका ऑक्सीडेशन नंबर? I2 बना दो, क्योंकि I2 जो है इसका कितना होता है? 0। अब ये तो एलिमेंटल स्टेट आ गई इसकी, और H+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2O में। तो ये तो हमें पता ही है, Cr2O7 H+ के साथ Cr+3 बनाता है H2O, तो ये दोनों तो फिक्स है। दूसरी बॉडी जो भी होगी इसके साथ वो क्या हो जाएगी? ऑक्सीडाइज। तो आपको जो दूसरी बॉडी यहाँ पे मेंशन की जाए उसको आगे जाके इस फॉर्म में लिखना है कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए पहले से, ठीक। तो जैसे कुछ रिएक्शंस हैं, कन्वर्ट हो गया Cr+3, H+ हो गया H2O, और Fe+2, इसे बढ़ाना है हमें, तो Fe+3 में कन्वर्ट कर दो। नेक्स्ट Cr2O7-2, सेम, ये तो Cr+3 में गया, H+ गया H2O में, H2S, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है -2, तो आपको इसे इंक्रीज करना है, तो H2S से क्या बनाओगे आप? S का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0, तो H2S, ये हाइड्रोजन सल्फाइड था, इससे किस में कन्वर्ट हो गया? सल्फर में। नेक्स्ट ये Cr2O7 फिर से Cr+3, H+ किस में गया? H2, और ये SO3-2 है, इसे आप ऑक्सीडाइज करो तो आप इसे SO4-2 भी तो लिख सकते हो। भाई SO3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? ये आएगा आपका -664 आएगा, और अगर आप सल्फेट में निकालते हो तो इसका आएगा 6, तो ये बढ़ गया। नेक्स्ट इसमें अगर आप डाइक्रोमेट ले रहे हो तो फिर से क्रोमियम आयन बना, H+ से क्या बना? H2O, और NO2- से आप क्या बना सकते हो? NO3-, ये नाइट्राइट है, इससे नाइट्रेट बना दो। नेक्स्ट ये Cr2O7 फिर से किस में गया? Cr+3 में, H+ किस में गया? H2O में,
ये SN+2 है, तो SN+2 से किस में चेंज करेंगे हम इसे, SN+4 में। SN दो ही ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है, एक तो 2 और एक 4। तो अगर 4 से कन्वर्ट करना है तो 2 में कर सकते हो, और 2 से कन्वर्ट करना है तो 4 में। इसके अलावा ये कुछ नहीं दिखाता। या तो आप सिंपल SN लिखो तो 0 आएगा, लेकिन हमें 2 से इंक्रीज करके लिखना है ना, तो क्या लिखेंगे, +4 ही लिखेंगे। तो रिएक्शन आसान है इसमें। डाइक्रोमेट को एसिडिक मीडियम में डालोगे तो डाइक्रोमेट का तो फिक्स है, क्रोमियम आयन बनेगा। H+ का फिक्स है, H2O बनेगा। जो भी दूसरी बॉडी इनके साथ उसने प्लेस करी है उसे आपको ऑक्सीडाइज करना है। तो उस जिस भी ऑक्सीडेशन स्टेट में वो अभी है उससे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको उसे भेजना है। इसके बाद नेक्स्ट एक रिएक्शन आती है, अगर आप K2Cr2O7 को रिएक्ट करते हो HCl के साथ। तो अगर आप इसको HCl के साथ रिएक्ट करते हो तो ये बनाता है KCl। क्रोमियम से बनेगा क्या, CrCl3, क्योंकि यहाँ पे क्रोमियम 6 में है, यहाँ पे किस में चला जाएगा वो, +3 में। और HCl में एक बनेगा H2O। तो अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को HCl में डालते हो तो ये KCl बनाता है, क्रोमियम क्लोराइड बनाता है और वाटर फॉर्म करता है। नेक्स्ट, अगर आप K2Cr2O7 में अल्कोहल ऐड कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा, और अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके बनता है एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर अगर आपने पूरी तरह ऑक्सीडाइज कर दिया उसे तो उसका फाइनल प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, लेकिन अगर वो पूरी तरह ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है तो उसका फाइनल प्रोडक्ट एल्डिहाइड होगा। तो बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर आप इसे एसिडिक मीडियम में डालते हो तो जैसे आपने H2SO4 लिया होगा तो पोटेशियम से क्या बन जाएगा, पोटेशियम सल्फेट। क्रोमियम से क्या बना, क्रोमियम सल्फेट। ये अल्कोहल था, अल्कोहल से क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3COOH। दो कार्बन का अल्कोहल था मतलब इथेनॉल, और इसने दो कार्बन का क्या बना दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो गया, इथेनोइक एसिड में। ये इसका ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है। अल्कोहल हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाता है जब आप उसे ऑक्सीडाइज करते हो तो। ठीक, नेक्स्ट है इसी में क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में हम क्या करते हैं, व्हेन पोटेशियम डाइक्रोमेट treated with chloride in acidic medium, it form reddish brown vapors of chromyl chloride। तो इसमें क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट मतलब जो कंपाउंड इस टेस्ट को पॉजिटिव दिखाते हैं उन कंपाउंड्स में रेडिश ब्राउन वेपर्स बनती हैं, और वो रेडिश ब्राउन वेपर्स किसकी होती हैं, क्रोमिल क्लोराइड की। जैसे अगर आप इसको लेते हो तो ये K2Cr2O7 हो गया। आपको इसे ट्रीट करना है किसी भी क्लोराइड के साथ, मतलब जो आप जिसे टेस्ट करने वाले हो कि ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट पॉजिटिव देगा या नहीं देगा। तो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट स्पेशली क्लोराइड के लिए ही होता है। जैसे अगर आपने SnCl2 ले लिया तो ये हो गया हमारा टिन क्लोराइड। भाई SN टिन होता है ना, तो टिन के साथ आपने क्लोराइड ले लिया तो ये इसका सॉल्ट हो गया। ऐसे आप क्या ले सकते हो, सिल्वर क्लोराइड, आप क्या ले सकते हो, लेड क्लोराइड। लेकिन आपको ये अगर ये टेस्ट आप शो करना चाहते हो तो ये किस में पॉजिटिव आता है, क्लोराइड्स में आता है। बाकी आप यहाँ कुछ नहीं ले सकते, क्लोराइड के सॉल्ट लेने हैं आप, कोई भी क्लोराइड आप ले सकते हो। बस कुछ सिलेक्टेड हैं जो टेस्ट पॉजिटिव नहीं देते, वो मैं अभी आपको बता दूंगी। तो जैसे अगर आपने यहाँ पे K2Cr2O7 लिया और इसके साथ सपोज करो आप पोटेशियम क्लोराइड ले लो इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो आप क्योंकि ये KCl है तो KCl क्लोमिल क्लोराइड टेस्ट पॉजिटिव देता है। क्योंकि ये पॉजिटिव देता है तो आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे CrO2Cl2, इसे बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड। और ये इसकी वेपर्स कैसी होती है हमारी, रेडिश ब्राउन। ठीक है, एक प्रोडक्ट इसमें बन जाएगा आपका KHSO4 और बाकी का बनेगा हमारा वाटर।
ठीक है। तो जो भी कंपाउंड ये टेस्ट पॉजिटिव देंगे उनमें KHSO4 फिक्स है, H2O भी फिक्स है और ये भी फिक्स है। तो बस इसमें प्रोडक्ट जो है वो हमारे फिक्स हैं। अगर आप यहाँ पे KCl ले रहे हो या AgCl इस तरह का कोई भी कंपाउंड लेते हो तो K2Cr2O7 को किसी भी क्लोराइड के साथ ट्रीट करोगे तो क्रोमिल क्लोराइड तो बनना ही बनना है, क्योंकि क्रोमियम इसका हो गया, क्लोरीन इसका हो गया। बाकी का जैसे यहाँ पे आपने पोटेशियम के साथ हाइड्रोजन सल्फेट बना दिया, अब इन केस यहाँ पे कुछ और होता, SN होता या लेड होता, कुछ और होता, तो वो सल्फेट के साथ रिएक्ट करके अलग बनाता, लेड सल्फेट बना देता, इस तरह का कोई प्रोडक्ट बनता। लेकिन क्योंकि ये भी पोटेशियम है, ये भी पोटेशियम है, तो यहाँ पे बैलेंस करके एक ही कंपाउंड बनेगा, क्या, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक, अदरवाइज इसका मेन प्रोडक्ट यही है CrO2Cl2, ये बनेगा तो टेस्ट पॉजिटिव है, ये नहीं बना तो टेस्ट नेगेटिव। अब इसमें कुछ कंपाउंड्स जो ये टेस्ट नहीं देते, SN, PB, AG and HG do not give this test। तो इनमें से अगर आपने किसी का भी क्लोराइड लिया, जैसे लेड क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड, अगर आप इनका कोई भी क्लोराइड लोगे तो ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट आपको नहीं देगी। ठीक, नेक्स्ट इसी में है हमारा एक्शन विद पेरोक्साइड इन एसिडिक मीडियम। अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट कर दो तो ये है आपका Cr2O7-2। एसिडिक मीडियम में हम इसको किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, H2O2 के साथ, तो ये एक कंपाउंड बनाता है, कौन सा, CrO5, और साथ में क्या बनाएगा ये H2O। तो ये जो CrO5 है ना, ये डीप ब्लू कलर का कंपाउंड होता है। ठीक, लेकिन ये हम देखते हैं कि जब हम ये रिएक्शन कराते हैं तो इनिशियली इसमें डीप ब्लू कलर आता है, धीरे धीरे करके वो फेड होना शुरू हो जाता है। अगर ये कलर फेड हो रहा है तो इसका मतलब कंपाउंड क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। और ये बिकॉज CrO5 इज नॉट स्टेबल, so it decompose to give CrO3 and O2। डिकम्पोज होके ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, CrO3 and O2 में। तो क्योंकि ये टूटता जा रहा है तो कलर तो फेड होना ही होना है, जब ये रहेगा तभी तो कलर रहेगा। और अगर आप CrO5 का स्ट्रक्चर देखते हो तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक डबल बॉन्ड हो ऑक्सीजन, बाकी के ये सिंगल। ठीक, नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं स्ट्रक्चर। भाई आपने जो प्रिपरेशन पढ़ी इसमें दो आयंस इंपॉर्टेंट थे, एक तो क्रोमेट और एक डाइक्रोमेट। क्रोमेट का फॉर्मूला CrO4-2, तो क्रोमियम के साथ कितने ऑक्सीजन लिंक करने हैं आपको, 4, तो 4 ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से लिंक होंगे और बाकी के 2 सिंगल से। जो 2 सिंगल हैं उन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसीलिए इस पे टोटल चार्ज कितना आता है, -2। ये क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर है। अगर आप डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर लिखते हैं तो डाइक्रोमेट में ब्रिजिंग स्ट्रक्चर बनता है, 2 क्रोमियम होते हैं, 1 ऑक्सीजन तो इनके बीच में आता है, सेम 2 इनके साथ डबल बॉन्ड बनते हैं, एक नेगेटिव ये, एक नेगेटिव ये, तो -2 ये भी हो गया, -2 ये भी हो गया। स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, बस यहाँ पे 2 क्रोमियम के बीच में ब्रिज बन गया, वहां एक ही क्रोमियम था। तो दोनों का जो नेचर है, अगर हमसे पूछा जाए कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है तो हम बोलेंगे स्ट्रक्चर पैटर्न कैसा है इसका, टेट्राहेड्रल। ये भी टेट्राहेड्रल है, एक का तो टेट्राहेड्रल है, दूसरे का भी टेट्राहेड्रल, तो डाई टेट्राहेड्रल यूनिट्स फॉर्म हो जाते हैं इसमें। हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन में sp3 टेट्राहेड्रल है, एक एलिमेंट जब 4 को लिंक करता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। तो इसकी भी sp3 है, इसकी भी sp3, इसमें दोनों अलग अलग निकालेंगे, इसका sp3 है और इसका भी sp3। नेक्स्ट अगर हम इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं तो K2Cr2O7 जो है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज होता है, टाइट्रेशन कराते हैं उसमें यूज होता है। और दूसरा यहाँ पे इट इज एक्ट एज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उसकी तरह भी आप इसे यूज कर सकते हो। तो एप्लीकेशन लिख लेते हैं।
पॉइंट आप यहाँ पे नोट करके लिख सकते हो। जैसे आपने इसी के अंदर जब प्रिपरेशन की थी तो सोडियम डाइक्रोमेट बनाया था ना, तो हमसे पूछा जाता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को तो एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, लेकिन पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्यों नहीं यूज करते? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का नेचर डेलिक्वेसेंट होता है। अगर ये पानी के कांटेक्ट में आता है ना तो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है सोडियम डाइक्रोमेट, इसीलिए हम इसको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज नहीं कर सकते। पोटेशियम डाइक्रोमेट डेलिक्वेसेंट नहीं होता, इसलिए हम उसको यूज कर सकते हैं। हो गया, तो ये हो गया हमारा प्रिपरेशन, मतलब ओवरऑल पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट, वो अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।